फाइटर्स ने बुझाई तेल डिपो में लगी आग। रूस ने यूक्रेन के 93 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। अब देखिए जरा ये ड्रोन वॉरफेयर कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये रशिया यूक्रेन वॉर से ही लोगों को ये पता चला। और रशिया यूक्रेन वॉर में अब क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच चुका वॉर है, हर दिन इसमें नए सोपान लिखे जा रहे हैं। एक बार फिर से रूस के सोची शहर पर जब यूक्रेन ने अटैक किया है तो ये दिखाया है कि ड्रोन कितना महत्वपूर्ण है। भारत ने भी इस बात को समझा है और उसने क्या तय किया है आज आप प्रतिशोध में ये भी जानेंगे। लेकिन पहले ये खबर देख लीजिए। ये देखिए किस तरीके से डिपो पर, ऑयल डिपो पर ये हमला किया गया है और कैसे जबरदस्त आग यहाँ पर लगी हुई। और रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार। रूस पर हमला हुआ तो रूस क्यों छोड़ेगा। यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार हुआ। 76 ड्रोन और 7 मिसाइलों से अटैक किया गया। 16 ड्रोन और 6 मिसाइलें 8 जगहों पर गिरी। रूस के अटैक से यूक्रेन में भारी तबाही। ये एक तरीके से रूस को और उकसा देने का काम यूक्रेन बीच बीच में कर रहा है। अगर सोचते भी होंगे कहीं व्लादिमीर पुतिन की चलिए अब शांति की तरफ बढ़ा जाए, तो इस तरीके की उकसाहट जो है वो फिर से उनको ये याद दिला देती होगी कि किस तरीके से रूस के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है अगर उन्होंने इन सबको काबू नहीं किया। नेटो को लेकर ये नेटो की जो होड़, यूक्रेन के शामिल होने की रट कि मैं भी नेटो में शामिल होऊंगा, इस बीच रशिया का ये कहना कि मेरे लिए एग्जिस्टेंस का मसला है, और यहाँ पर ये सब। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए, आइए इसको समझते हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं इस लिहाज से कि क्या ये अब ये परपिचुअल जो माने जाने वाले वॉर कहे जाते हैं कि ये तो चलता ही रहेगा, ये तो नासूर की तरह है जो रिश्ता ही रहेगा, क्या सर उसी में इसको शामिल कर लिया जाए? कुछ हद तक आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूक्रेन दिखाने की कोशिश कर रहा है दिनेश, वो ही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मुझे आपने हथियार दिए तो मैं उन हथियारों से डीप रशिया में अटैक कर सकता हूं। और अपनी एक एसिमेट्री जो होती है कि अगर मेरे पास जहाज नहीं है उस तरह के, मेरे पास उस तरह के मिसाइल्स नहीं है, तो ड्रोन्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। इसमें एक बात बहुत उभर के आती है कि लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है जो अनडिटेक्टेड रिफाइनरी के ऊपर गए हैं और वहां आग लगी है बहुत जोर की। तो ये जो चीज़ है ये ज़रूर अपने आप में एक चिंता पैदा करती है रशिया के दिमाग में। और एक तरीके से ज़ेलेंस्की आह्वान दे रहे हैं वेस्टर्न पावर्स को, खास तौर से अमेरिका को, ये वाला ड्रोन और दो ये वाले ड्रोन जो हैं वो उस तरह से ट्रक में नहीं भेजे गए, यहीं से ऑपरेट किए गए। ये ट्रक वाले, ये वाले नहीं है, ट्रक वाले नहीं। तो कुछ ट्रक के जरिए भेज दिए जा रहे हैं, कुछ लंबी दूरी से ऑपरेट किए जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ड्रोन का महत्व अब वॉरफेयर में, और खासतौर से एसिमेट्रिकल वॉरफेयर वो कहा जाता है, उसको कहा जाता है जब दोनों देशों की ताकत में बहुत बड़ा फर्क होता है, सेना की ताकतों में, और उस बीच में लड़ाई लड़ी जाती है, जिसको किसी जमाने में गुरिल्ला टाइप की लड़ाई भी आप कह सकते हैं। और उस समय एसिमेट्रिक वॉरफेयर में अब ड्रोन का ये महत्व। लेकिन सर इस बीच क्या अब यूक्रेन पूरी तरह खंडहर ही देश के दुनिया के नक्शे में दिखाई देगा आने वाले दिनों? देखिए, रशिया का एम बहुत क्लियर है कि हमें सुमी और खार्किव को बनाना है एक बफर जोन, और साथ में लुहांस्क और डोनेट्स्क का पूरा एरिया ले लेना है, और साथ में हमको खेरसों के पास जाके लेना है और ओडिशा पे अटैक करना है। यानी कि ये पूरा जो पूर्वी बेल्ट है वो अपने पास लेना चाहते हैं, ताकि नाटो में ये नहीं जा रहा, ये तो सहमति है, लेकिन नाटो कितनी दूर रहेगा और यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में एक बफर बन जाएगा, वो ये चाहता है। यानी कि 25 से 30% के करीब जो इनकी जमीन है, टेरिटरी है, क्रीमिया को मिला के वो अपने पास चाहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी नाटो देश के साथ लड़ाई करेगा। वो कभी भी 32 देशों के साथ युद्ध नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि जब इस लेवल पे आ जाता है, तो अभी अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है और कुछ ही दिनों में जा रहा है, 8 अगस्त से पहले जा रहा है। तो अब ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है दोनों तरफ से। अगर आपको पिछली बार की शांति वार्ता, लेकिन सर मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है। पहले ये प्रोवोकेटिव कोई एक हमला किया जाता है यूक्रेन की तरफ से, रशिया उसके बाद आग बरसा देता है यूक्रेन के ऊपर, और अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि मैंने 50 दिन का टाइम दिया था, सुन नहीं रहे हैं, इनके ऊपर और खतरनाक सैंक्शंस लगेंगे और इनको और ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। क्या यही एक बार फिर से दिखाई देगा? ये खबर देखिए जरा, वॉर के बीच पुतिन को ट्रंप का अल्टीमेटम देख लीजिए। 8 अगस्त तक शांति बहाल करने को कहा, हल नहीं निकला तो नए प्रतिबंध लगाएंगे, ट्रंप ने कहा। ये हर दिन, अच्छा मुझे एक चीज और लगती है, ये एक कोई डेट दे देने से कर्नल साहब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता तो है, लेकिन पुतिन उन लोगों में से नहीं है जो डेट देने से साइकोलॉजिकल प्रेशर में आने वाले हो। ट्रंप को ये बात अब तक समझ लेनी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। मैं आज आपसे पहली बार बड़े सीरियसली डिफरेंस पर हूँ और वो मेरा डिफरेंस है, आपने शुरुआत में पाकिस्तान के कुछ चरित्र के बारे में बात किया। प्लीज इसे बंद करिए। चरित्रहीन लोगों के पास चरित्र नहीं होता, आप नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और उसी चरित्र की बात आती है ज़ेलेंस्की के ऊपर।
तो सर दोगला है तो चरित्र नहीं कहेंगे उसको, आप सिर्फ ये कहें तो फिर वो चरित्र नहीं है, दोगला है वो बस। और कुछ है ही नहीं। हाँ सही बात, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं, और वही चरित्र जो अब आप बोल रहे हैं ना, वो अब आप ज़ेलेंस्की में देखिए। लिया, पाया क्या, खोया क्या, तूने अपना देश गंवा दिया। इस समय तेरा अपना एस्टिमेट है कि 70 से 80% मेरा देश टूट गया और टूटता चला जा रहा है। पीस की बात, अरे तुम यूएस के कहने में, ट्रम्प के कहने में आ गए, कोई बात नहीं, मिली तुम्हें क्या नेटो की सदस्यता? बनाया उसने आपको। इसको बोलते हैं चरित्र, कि आप इतने ज्यादा गिर गए अपने आप कि आपने अपना कंट्री लुटवा दिया। और जो चरित्र आप पुतिन की बात कर रहे थे कि पुतिन प्रेशर में आ गए, आए ना प्रेशर, किसने मना किया? 100% पुतिन इज अंडर प्रेशर, और अब वो दिखा रहा है कि मैं प्रेशर में काम कैसे करता हूं। ये जो काम चल रहा है ना, ये पुतिन के प्रेशर का काम है। लेकिन मुझको एक चीज और लग रही है सर, आने वाले दिनों के लिए नजीरें बनेंगी कि सैंक्शंस का जो हवा है वो ना दिखाया जाए दुनिया को। ये नजीर क्या बनेगी, बन गई है। अब इनके सैंक्शन से कौन डर रहा है? अभी तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि आप सैंक्शन लगाओगे, हम भी लगाएंगे। अब वो जो जमाना था, उन्होंने कहा ना कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी जो आपको दे रहे हैं उससे 25% हम भी लगा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी जाती है यूएस में कनाडा से। अब सारे लोग खुल के आ रहे हैं। इंडिया ने भी कह दिया है कि हम भी करेंगे, हम वो करेंगे जो हमारे को देश हित में लगेगा। हित में है। अब सवाल ये उठता है कि जब किसी चीज को आप और यूज कर देते हैं, जैसे ट्रम्प ने किया, सैंक्शन वो खत्म हो गया, टैरिफ भी खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि पुतिन जानते हैं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने। ये कहा जाता है कि आप बच्चे को पेरेंटिंग के समय भी ये कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आंखों के इशारे से या थोड़ा सा डांट के उसको समझाने की कोशिश कीजिए, कभी उसके ऊपर हाथ मत उठाइए। ऐसा ना हो कि वो फिर आपका किसी भी तरीके से लोड लेना बंद कर दे। अब ये लोड लेना बंद कर चुके हैं पुतिन, और बाकी दुनिया भी इसी राह में। और खार्किव में ही यूक्रेन ने बरसाए बॉम्ब, देखिए जरा। MiG-29 फुलक्रम फाइटर जेट से मलिनिवका इलाके में अटैक, रूस के अस्थायी ठिकाने को बनाया निशाना। ये GBU-62 JDAMER बॉम्ब से निशाना बनाया गया है। अस्थायी बैरक और गोला बारूद डिपो यहां ध्वस्त हो गया है। ये सर अब ये काउंट में लेना चाहिए क्या? ये माइक्रो पिक्चर किसी मेगा पिक्चर की तरफ इशारा कर रही है? ये जो इवेंट्स है ये किसी बड़ी पिक्चर की तरफ, किसी इवेंचुअलिटी की तरफ बता रहे हैं, या अब इन्होंने बताना बंद कर दिया? नहीं, देखिए, सूमी और खार्किव का जैसे हम कह रहे थे कि एक बफर जोन वहां बनाएंगे। लुहांस्क और डोनेट्स्क तो ये पूरा लेंगे और खेरसो तक जाएंगे और ओडिशा पे अपना अग्रेसिव पोस्टर रखेंगे। तो इसका मतलब है ये पूरा एरिया जो 25 से 30% का है, ये अब रशिया का होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, खुद आज ज़ेलेंस्की 20% से कम पॉपुलैरिटी है उनकी। और साथ में पिछली बार ज़ेलेंस्की ने क्या किया था, ऑपरेशन जो उन्होंने लॉन्च किया जिसमें रशियन बॉम्बर्स पे अटैक किया था, स्पाइडर वेब ऑपरेशन था उनका, जो उन्होंने एक दिन पहले किया जिस दिन पीस टॉक्स हो रही थी, शांति वार्ता। तो जो ये बात कह रहे थे कर्नल साहब, बिल्कुल सही है। ये इसमें सबसे बड़ा विलेन जो है वो तो ज़ेलेंस्की है। सर ज़ेलेंस्की आप कह रहे हैं 20% से कम अगर उनकी पॉपुलैरिटी बची है, तो इस समय पॉपुलैरिटी वाले सर्वे होते रहे, वो तो कह रहे हैं युद्ध चल रहा है भाई साहब, अभी चुप रहो। अभी तो युद्ध चल रहा है, अभी तो ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप है, और बाकी और जनता के लिए यह है कि तुम भर्ती होते रहो सेना में, ये भी मरते रहो। दिनेश, जनता के लिए है कि देश नहीं छोड़ सकते जवान लोग, देश नहीं छोड़ सकते। और दूसरी चीजें, इनके बिलियंस तो बन ही रहे हैं, इनके बिलियंस बन रहे हैं। जितना वहां से एड आ रही है, इनके सारे जो पैसा जमा हो रहा है वो तो जमा हो ही रहा है। इसलिए जो चरित्र की बात की थी, जो चरित्र है कहां, और दूसरी आपने जो बात की वाली जो अटैक बताई, इसमें सबसे खास बात मुझे नजर आई, जितने बॉम्ब्स वहां से गिरे, JDAM जो गिरा है और जो GBU गिरा है, वो सारे वेस्टर्न ओरिजिन के हैं। जहाज कौन सा है? रशियन जहाज है। ये जहाज MiG-29 रशियन ओरिजिन का है। इसका मतलब कि उसको इन्होंने मेट किया है। अगर दोनों मिल जाए तो MiG-29 जो पुराना प्लेटफॉर्म है, जिसको हम लोग इंडियन एयरफोर्स जो है अब विदा करने की तैयारी में है, वो प्लेटफॉर्म यूज करके किया गया है। अच्छा, तो अगर उस प्लेटफॉर्म पे कितनी ताकत है उस प्लेटफॉर्म की, इनको भी रशिया का इस्तेमाल करना पड़ा है प्लेटफॉर्म अपने बॉम्ब दागने के लिए। इसका मतलब इंटीग्रेट किया है। ये अपने आप में एक जानने और सोचने वाली खबर है। बड़ी बात है कि रशिया वाले जो ये फाइटर जेट्स हैं, उनमें ये पश्चिम के जो बॉम्ब्स हैं इनको इंटीग्रेट करना, जिसको मेट करना कहते हैं, ये असल में एक टेक्निकल, एक तरीके से ये एक अगला कदम है, और ये अगला कदम उठा लिया गया है। रूस ने यूक्रेन पर फैब 3000 बॉम्ब से किया हमला। ये JDAM आप सुन रहे हैं, GBU आप सुन रहे हैं। अब ये फैब सुनकर आपको लगेगा फैबुलस टाइप की कोई चीज है क्या? कितना फैबुलस है, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है ये, इतना फैबुलस है। फैब 3000 बॉम्ब से किया गया हमला। डिम्प्रो पेट्रोवर्स्क में रूसी सेना के ठिकाने ध्वस्त। खैरसॉन में रसद मार्ग पर भीषण हमला। 3 टन से भारी बॉम्ब ने पुल को माफ कीजिए सटीक निशाना बनाकर तबाह किया। देखिए जरा कितना प्रिसीशन स्ट्राइक है ये, देखिए जरा। ये तस्वीरें एक बार फिर से प्ले कीजिए, उसके बाद ये बॉम्ब बताएंगे किस तरीके का है।
पूरा का पूरा पुल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का तबाह कर दिया जाए, उसकी रीढ़ खत्म हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए जरा, मैं पीछे प्ले कर रहा हूँ, ये देखिए, ये इस तरीके से प्रिसिशन स्ट्राइक की गई है। सर, इसको देखकर आपको क्या लगा? ये प्रिसिशन स्ट्राइक सबसे बड़ी बात है। बम तो इनके पास था, लेकिन इतनी प्रिसाइजली जाके उस पुल को बीचों बीच उड़ा दिया है। और वो बहुत कनेक्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है। और इस तरीके से ये लग रहा है कि रशिया जो है आमादा है कि जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ब्रिजेस के फॉर्म्स में हो, या फैक्ट्रीज के फॉर्म्स में हो, या पावर स्टेशंस के फॉर्म्स में हो, या कम्युनिकेशन सेंटर्स के फॉर्म में हो, या किसी और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का, उस सब को तबाह करने की। क्या कर्नल साहब जेलेंस्की जो है वो स्मशान के राजा बनना चाहते हैं क्या? नहीं, इसमें मशान हो या ना हो, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात जो आप समझा रहे थे, अगर मुझे आप 10 सेकंड दें। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो फैब 3000 जो है वो कोई छोटा मोटा बॉम्ब है। 1400 kg एक्सप्लोजिव है उसके अंदर। और जहाँ तक एक्यूरेसी की बात आ रही है, 10 मीटर की CEP है, सेंटर एरर फॉर प्रोबेबिलिटी। तो जब स्ट्राइक की बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूं उन्होंने बड़ा चूज किया। अच्छा, वो चूज कर सकते थे, फैब 5000 भी कर सकते थे, फैब 500 भी कर सकते थे, लेकिन इस बॉम्ब का चूज करना ज्यादा बड़ी बात है कि इस ब्रिज को टोटल डैमेज पर लाना है। तो आप इतना किलो एक्सप्लोजिव इसके ऊपर डालिए, एक्यूरेटली डालिए और उसको अचीव कर लिए। मैं अगेन कहता हूं चरित्र की बात, ले भाई, यूएस तू तो लगा रहा था सैंक्शन, तू तो धमकी दे रहा था, तेरा वो जो क्या है जेलेंस्की, वो बोल रहा था कि मैं कुछ कर दूंगा, कुछ नहीं कर दूंगा, तूने अपना ब्रिज गंवा दिया। सबसे बड़ी बात ये है। इसमें ये जो जेडैम बॉम्ब आपने पहले बात करी थी और ये जो फैब 3000 है, ये सेम है एक्चुअली। बॉम्ब सेम है, कैपेसिटी डिफरेंट है। 3000 kg इसका वेट है, 1400 जैसे बता रहे थे साहब, इसका वॉरहेड है, हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड। लेकिन ये इतना स्टैटिक कैसे बनता है? नॉर्मल बॉम्ब जो होता है, जो कि डंप कहते हैं, जिसमें मतलब कि कोई भी प्रिसीजन नहीं होता, उसके ऊपर INGPS लगाया जाता है और विंग्स लगा दिए जाते हैं। ये ग्लाइड बॉम्ब की तरह होता है, 40 से 60 किलोमीटर दूरी से हम फेंकते हैं और ये जाके सीधा सटीक निशाना करता है ब्रिजेस। और क्योंकि इसमें इतना वेट होता है, ये पेनिट्रेट करके वहां पे एक्सप्लोड कर सकता है कि ब्रिज भी टूट जाएगा। ये इसी को बोलते हैं वो यूनिवर्सल मॉड्यूल ऑफ करेक्शन जो है, वो जो गाइड करता है उसका एज गाइड। ये बिना उसके भी हो सकता है। उसके साथ कि बारूद के एक बड़े से ढेर को आप आंख लगा दीजिए और पंख लगा दीजिए, ये समझ लीजिए। और उसमें क्योंकि इतना ज्यादा वजन होगा, तो वो जो एक पेनिट्रेशन का काम होता है ना, वो अपने मोमेंटम और वेट की वजह से वो मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा और उसकी वजह से जाके वो पेनिट्रेट करेगा। और 1400 kg फ्रैगमेंटेशन और 1400 kg एक्सप्लोजिव आ गया। ओके, और ईरान के एटमी कार्यक्रम को पाकिस्तान का साथ मिल गया है। ये देखिए जरा, जिसकी चरित्र की बात कर रहे हैं, सुनिए आप। देखिए, कर्नल साहब का एतराज ये है कि चरित्र का इस्तेमाल ही ना कीजिए, तो बैड कंडक्ट गुड कंडक्ट मत कीजिए, अब सिर्फ बैड और गुड कहिए। आप पाकिस्तान का साथ देखिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात के बाद शरीफ का दावा, ईरान के एटमी अधिकार को पूरा समर्थन। शहबाज शरीफ ने कहा, शहबाज ने 13 जून को इजराइल के हमले की निंदा की थी और उसके बाद देखिए आज पेज़ेश्कियान से मुलाकात के बाद कहा है कि ईरान के एटमी अधिकार को, ये क्या करते हैं, ये नमक का हक जो है कम से कम 24 से 48 घंटे तक बहुत अच्छा अदा करते हैं। जुबान पर जब तक उसका टेस्ट रहता है, वो आप देखिएगा उसी तरह के जुबान से लफ्ज निकलेंगे। आप ईरान का नमक खा के आए हैं, पेज़ेश्कियान से मिल के आए हैं, वहां चाय नाश्ता कुछ ना कुछ हुआ होगा, उसके बाद देखिए, उसके बाद तुरंत कहने लगे हम समर्थन दे रहे हैं। उधर कुछ दिनों पहले जब ये बात वहीं से निकल कर आई थी कि वहां देखिए शायद ये ईरान को परमाणु हथियार तक दे सकते हैं इजराइल के खिलाफ लड़ाई में, तब इन्होंने उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर यू टर्न लेकर कहा था ये कौन कह रहा है, कौन उड़ा रहा है ये? सर, ये क्या है? एक बात नोटिस करिए, मुनीर किसका खा के आए थे? ट्रम्प का खा के खाए। ये किसका खा के आए? पेज़ेश्कियान का। पेज़ेश्कियान का। जो जिसका खाएगा